सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम ठाकुर लौट आया हूं अपने वीडियो लेक्चर फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 को लेकर, जहां हम डेटा और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन ऑफ डेटा को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल। बिना किसी स्ट्रेस के हम शुरू करते हैं अपने लर्निंग जर्नी को। So, what is data? Data is raw information in the form of number, facts or details collected for a specific purpose. डेटा का मतलब होता है कि कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन जो हमें नंबर्स, फैक्ट्स या डिटेल के फॉर्म में मिलती है, जैसे कि कच्चा माल। अभी वो डायरेक्टली काम का नहीं होता है, उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके उसकी वैल्यू समझ में आएगी। जस्ट थिंक लाइक द डेटा इज द रॉ वेजिटेबल्स। बिफोर कुकिंग यू नीड टू प्रोसेस इट टू मेक इट यूजफुल। सोचो, आपको अगर 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज दे दिया जाए, तो क्या आप उनको डायरेक्टली खाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आप क्या करोगे? सबसे पहले उनको पकाओगे। बिल्कुल वैसा ही डेटा भी क्या होता है? कच्चा होता है। जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करोगे, उसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, तब तक उसका टेस्ट मतलब उसकी वैल्यू नहीं आएगी। एग्जाम्पल बोलता है द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। मतलब क्लासरूम में बच्चों के स्कोर है, किसी का 35, किसी का 48, किसी का 56, किसी का 63। आप इस डेटा को देख के बता सकते हो कि टॉपर कौन है, किस बच्चे का सबसे कम स्कोर आया है, इसका एवरेज क्या हो सकता है। अगला बोलता है डेली रेनफॉल इन योर विलेज। अगर आपके पास अपने गांव का रेनफॉल का डेटा मिल जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्रॉप को क्या कर सकते हो? प्लान कर सकते हो, इरिगेशन शेड्यूलिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा। अगला बोल रहा है क्रिकेट स्कोर ऑफ विराट कोहली इन ईच मैचेस। अगर आपके पास विराट कोहली का क्रिकेट का स्कोर यानी पिछले 10 मैच 15 मैच का स्कोर अगर आ जाएगा, तो आप स्कोर देख के बता सकते हो कि विराट कोहली फॉर्म में है या नहीं है। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू नो अबाउट समथिंग वी नीड डेटा। गॉट इट? The next one is collection of data. Collection of data means the process of gathering information to study something. सिंपल शब्दों में डेटा कलेक्शन का मतलब है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ताकि हम उससे स्टडी कर सकें। मतलब जो भी चीज़ आपको समझनी है, उसके बारे में सबसे पहले डेटा को जमा करना पड़ेगा। सो बिफोर एनालाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक, द फर्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट द डेटा विच इज़ रिलेटेड टू इट। अब सोचो, आपको पढ़ाई करनी है कि स्टूडेंट्स कितने टाइम तक स्टडी करते हैं, या गांव में कितनी बारिश हो रही है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? डेटा को कलेक्ट करेंगे। विदाउट कलेक्शन स्टडी पॉसिबल ही नहीं होगी। गॉट इट? सो देयर आर 2 वेज ऑफ डेटा कलेक्शन। सबसे पहला है प्राइमरी डेटा, कलेक्टेड डायरेक्टली बाय यू फॉर द फर्स्ट टाइम। मीन्स प्राइमरी डेटा इज द डेटा दैट यू कलेक्ट बाय योरसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम। जो डेटा आप खुद कलेक्ट करते हो पहली बार, मतलब बिना किसी शॉर्टकट के, किसी दूसरे के हेल्प के, यानी सीधा असली सोर्स से, ये कहलाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अ टीचर आस्क स्टूडेंट हाउ मेनी आवर डू यू स्टडी डेली। यहाँ टीचर खुद स्टूडेंट से पूछ रहा है तुम डेली कितने घंटे पढ़ते हो, यानी डायरेक्ट सोर्स, स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करके उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। तो ये क्या है? प्राइमरी डेटा। सेकेंड वन इज अ फार्मर मेजर्स रेनफॉल इन हिज ओन फील्ड। किसान खुद अपने खेत में बारिश को मेज़र कर रहा है, मतलब खुद का डेटा बिना किसी दूसरे पे डिपेंड हुए। ये भी क्या है? प्राइमरी डेटा। बच्चों, प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने के वेरियस सोर्सेस हैं, जिसमें सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन इत्यादि आते हैं। सर्वे क्या होता है? घर घर जाके एक एक लोगों से बात करके उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना सर्वे कहलाता है। इंटरव्यू, किसी क्वेश्चन को आप पूछोगे, सामने से वो कोई रिप्लाई करेगा, दैट इज़ इंटरव्यू। एक्सपेरिमेंट जो हम खुद से करते हैं, दैट इज़ एक्सपेरिमेंट। और उसी एक्सपेरिमेंट से हम जो भी ऑब्जर्वेशन इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं? प्राइमरी डेटा कलेक्शन के सोर्सेस हैं। गॉट इट? अब बात करते हैं सेकेंडरी डेटा के बारे में। द डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स, वी जस्ट यूज इट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में सेकेंडरी डेटा वह डेटा है जो आपने खुद से कलेक्ट नहीं किया है, इसे किसी और ने कलेक्ट किया है, आप बस इसका उपयोग कर रहे हो। यह एक परोसी हुई थाली के समान है, जिसको आपको सिर्फ खाना है। इट इज़ अ रेडीमेड इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। रीडिंग पॉपुलेशन फिगर्स फ्रॉम सेंसस। अगर आप सेंसस रिपोर्ट से पॉपुलेशन का फिगर देखते हो, तो वह सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सेंसस डिपार्टमेंट ने उस डेटा को कलेक्ट किया है। वह उनके लिए होगा प्राइमरी डेटा, आपके लिए क्या है? सेकेंडरी डेटा है। आप बस क्योंकि उसका यूज़ कर रहे हो। अगला बोलता है यूजिंग रेनफॉल रिकॉर्ड्स फ्रॉम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यहाँ भी वही केस है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रेनफॉल का डेटा को इकट्ठा किया है, यानी उन्होंने प्राइमरी डेटा को इकट्ठा किया है। आप उनके डेटा को देख रहे हो, यूज़ कर रहे हो या समझ रहे हो, तो ये आपके लिए क्या है? सेकेंडरी डेटा है। अब बच्चों, इस सेकेंडरी डेटा के बहुत सारे सोर्सेस हैं,
जिसमें सेंसस रिपोर्ट, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, कंपनी रिपोर्ट्स, वेबसाइट्स या किसी टॉपर के नोट्स भी हो सकते हैं जिसको आप पढ़ रहे हो। तो ये सब क्या है, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है, यानी आपके द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया है, किसी और ने इसको बनाया है, आप आपस अपने यूज़ के लिए उनका उपयोग कर रहे हो। तो एक सिंपल से ट्रिक है, प्राइमरी मतलब यू कलेक्ट यानी आपने कलेक्ट किया है, और सेकेंडरी का मतलब होता है यू बोरो यानी आपने किसी से लिया है, डिपेंडेंट हो यानी कोई आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, तो दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। प्राइमरी डेटा फ्रेश और एक्यूरेट होता है, इसमें एरर कम होते हैं लेकिन मेहनत ज़्यादा लगता है। सेकेंडरी डेटा आसान है, फास्ट मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी यह आउटडेटेड भी हो जाता है और इसमें एरर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। गॉट इट? सो द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, मतलब डेटा को ग्रुप में अरेंज करना। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। द रॉ डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड कन्फ्यूजिंग। बच्चों, रॉ डेटा का मतलब क्या होता है, जो हमें डायरेक्टली मिलता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक टीचर ने क्लास का टेस्ट लिया और सभी बच्चों के मार्क्स को उसने क्या किया, नोट डाउन कर लिया। 100 स्टूडेंट्स हैं, उनके स्कोर को उन्होंने क्या किया, नोट डाउन कर लिया। किसी बच्चे को 55, किसी को 72, किसी को 40, किसी को 35, किसी को 25, किसी को फर्दर मिला होगा नंबर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लगेगा, कन्फ्यूजिंग लगेगा, समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यही होता है रॉ डेटा, जो कि बिल्कुल अनऑर्गेनाइज और कन्फ्यूजिंग होता है। टू मेक इट सिंपल एंड मीनिंगफुल वी अरेंज डेटा इनटू ग्रुप्स। अब अगर मैं वही मार्क्स को अरेंज कर दूँ, 0 से 30 वाले कितने हैं, 30 to 60 वाले कितने हैं, 60 से 100 वाले कितने हैं, तो अब क्या होगा, एकदम क्लियर दिख जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिले हैं, कितने बच्चे वीक हैं इसमें। मतलब जब हम डेटा को ग्रुप्स में डालते हैं ना, तो वो सिंपल और मीनिंगफुल बन जाता है। जैसे कि अलमीरा में कपड़े को रखना, अगर आप किसी अलमीरा में कपड़े को क्या ऐसे फेंक के पूरे कपड़े को डाल दिए, उसमें से जिस कपड़े को आपको चाहिए उसको निकालने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। और इसी चीज़ को आप अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में कपड़ों को फोल्ड करके शर्ट्स को अलग, जीन्स को अलग, अपने कॉस्मेटिक्स को अलग रखते हो, तो क्या हो जाता है, एकदम सिंपल हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, और समझना यानी किसी चीज़ को निकालना, जिस चीज़ को आपको चाहिए उसको पिक करना आसान हो जाता है। तो यही है, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इसी प्रोसेस को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके डेफिनेशन क्या बोलते हैं, यानी इसका ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है। द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मीन्स अरेंजिंग रॉ डेटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज और कॉमन फीचर्स टू मेक इट सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है रॉ डेटा को ऐसे ग्रुप्स या क्लास में अरेंज करना जहाँ पे उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हो, कुछ कॉमन फीचर्स हो, और ऐसा करने से हमें डेटा को समझने और उसको एनालाइज करने में आसानी होती है। मतलब यह एकदम शॉर्टकट है, बिग प्रॉब्लम को छोटे छोटे इजी प्रॉब्लम में तोड़ दो। बस वही काम कौन करता है, क्लासिफिकेशन करता है। गॉट इट? अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की, मतलब डेटा को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसमें सबसे पहला है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी समय के आधार पर। द डेटा इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, ईयर, मंथ और डे। बच्चों, अगर हम डेटा को ईयर वाइज, मंथ वाइज या डे वाइज अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल बोलता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1951 टू 1981। ठीक है, इंडिया के पॉपुलेशन को अगर देखें कि 1951 में कुछ रही होगी, 1961 में कुछ है, 1981 में कुछ है, तो ये जो डेटा है ना, ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, अरेंज्ड है, यानी क्रोनोलॉजिकली सेट है। अगर आप सोचो स्कूल को, ठीक है, जैसे आपके स्कूल की डायरी है, होमवर्क हमेशा डेट वाइज लिखा होता है, मंडे का अलग है, ट्यूसडे का अलग है। ठीक है, बस ये भी क्या है, उसी वे में, यानी क्रोनोलॉजिकली वे में क्लासिफाइड है। तो ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। द नेक्स्ट वन इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, यानी जगह के आधार पर, बाय प्लेस। डेटा इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू लोकेशन, सिटी, स्टेट और कंट्री। अब दूसरा टाइप में क्या है, मतलब प्लेस के हिसाब से डेटा को अरेंज करना। फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल इन दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। क्या बोलना चाह रहा है ये, रेनफॉल का डेटा अगर देखोगे तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के अलग अलग दिया गया होगा, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, प्लेस है। तो ये जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। सिंपल सोचो, जैसे गूगल मैप है, वो आपको हर जगह का अलग अलग डेटा दिखाता है,
ट्रैफिक अलग होगा, रेस्टोरेंट्स अलग होंगे, पॉपुलेशन अलग होगा, सब कुछ एरिया वाइज डिवाइडेड होता है। तो यही है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। द थर्ड वन इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब द डेटा इज ग्रुप्ड बाय क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स नॉट नंबर। बच्चों, क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी के आधार पर। यहाँ पर नंबर की बात नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ क्वालिटी, कैरेक्टर या इसके एट्रीब्यूट्स की बात होगी। जैसे कि स्टूडेंट को डिवाइड करना है बॉयज़ में, गर्ल्स में, या फिर वर्कर को स्किल्ड और अनस्किल्ड में डिवाइड कर दिए। यहाँ आपको नंबर की जरूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पर सिर्फ उनकी क्वालिटी या उसके फीचर्स के हिसाब से क्या कर रहे हो, आप उनकी ग्रुपिंग कर रहे हो। सिंपल सा सोचो, कपड़ों को क्या करना है, अरेंज करना है। हम क्या करेंगे, कलर के आधार पर ब्लू कलर वाले कपड़े को अलग, रेड कलर वाले कपड़े को अलग कर देंगे। यहाँ पे भी क्या किया हमने, क्वालिटी या फिर फीचर के आधार पर उनका क्या किया, ग्रुपिंग कर दिया। गॉट इट। अगला है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बाय नंबर्स। द डेटा इज ग्रुप्ड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें डेटा नंबर के बेसिस पे ग्रुप किया जाता है। जैसे इनकम ग्रुप के आधार पर 5,000 से कम कमाने वाले अलग, 5 से 10,000 वाले इनकम ग्रुप अलग, 10 से 20,000 वाले इनकम ग्रुप अलग। मतलब यहाँ पे नंबर रेंज के हिसाब से हमने क्या किया, डेटा को डिवाइड कर दिया। सोच लो जैसे कि किताबों को अरेंज करना पड़ता है ना पेज नंबर के आधार पर, कि चैप्टर 1 जो है हमारा 1 से लेकर 20 तक, चैप्टर 2 है 21 से लेकर 22 या फिर 21 से लेकर 36 तक, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो दैट ऑल आर द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। गॉट इट। अब आपको जो स्लाइड देख रहे हो ना, वो एकदम शॉर्ट और सिंपल टेबल है इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के 4 टाइप जो भी पढ़े हैं। चलिए एक एक कर समझते हैं। पहला है क्रोनोलॉजिकली, यानी डाटा बाय टाइम। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम के बेसिस पे डेटा को अरेंज करना। जैसे पॉपुलेशन का डेटा अलग अलग ईयर में, बस समझ लो जैसे कैलेंडर स्कूल डायरी है, सब कुछ डेट वाइज क्या होता है, लिखा होता है। अगला है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इसमें डाटा बाय प्लेस, मतलब जियोग्राफिकल मतलब प्लेस के बेसिस पे डेटा को लोकेशन के हिसाब से अरेंज करना। जैसे अलग अलग सिटीज़ का रेनफॉल अलग अलग होगा। सिंपल सोच लो, गूगल मैप्स हर जगह का डेटा अलग अलग दिखाता है, बस वही है। उसके बाद आता है क्वालिटेटिव, यानी डाटा बाय क्वालिटीज़। एग्जाम्पल क्या है, मेल और फीमेल स्टूडेंट, मतलब जैसे स्टूडेंट को बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड कर देना, वर्कर को उसको स्किल्ड और अनस्किल्ड में डिवाइड कर देना, कपड़ों को कलर्स के हिसाब से अलग कर देना। तो ये सब क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है। अगला आता है क्वांटिटेटिव, यानी डेटा बाय नंबर्स। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस समझ गए। अब क्वांटिटेटिव में है जैसे नंबर्स, सॉरी नंबर्स बोलूँ, या फिर जैसे इनकम ग्रुप है या मार्क्स का रेंज है। ठीक है, किताब को अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ पेज नंबर। तो ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा है। गॉट इट। तो बच्चों, ये टेबल का अगर समरी क्या बोलता है, क्रोनोलॉजिकली मतलब टाइम, जियोग्राफिकल मतलब प्लेस, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स, भूलना नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं टेबुलेशन ऑफ डेटा की तरफ। व्हाट इज टेबुलेशन? अरेंजिंग क्लासिफाइड डेटा इनटू अ सिस्टमेटिक टेबल विथ रोज एंड कॉलम। मतलब डेटा को हम ऑलरेडी क्लासिफाई कर चुके हैं, अब उसको एक टेबल के अंदर सजा देना है, रोज और कॉलम के फॉर्म में। आप इमेजिन करिए कि आपको एक शॉपिंग की लिस्ट रेडी करनी है। सब आइटम को इधर उधर लिखने के बजाय आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे जिसमें एक साइड आइटम लिखा होगा, उसके बगल में उसकी क्वांटिटी लिखी होगी, उसके बगल में उसकी प्राइस लिखी होगी। तो सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यही है टेबुलेशन। ठीक। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप जस्ट आफ्टर क्लासिफिकेशन। मतलब जब आप अपने डेटा को कैटेगरी में बांट लिया है, अब उसको एक सिस्टमेटिक टेबल के अंदर क्या करना है, अरेंज करना है। समझे? अब यहाँ पे आगे देख रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन। यहाँ बहुत सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आगे के स्लाइड में इसको और अच्छे से डील करेंगे, वन बाय वन समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इट प्रेजेंट डेटा सिंपली। देखिए, डेटा को सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना सबसे बड़ा फायदा होता है। क्यों? ये ईजी टू रीड और ईजी टू अंडरस्टैंड बन जाता है। सही है। उसके बाद आता है कंपैरिजन बिकम्स ईजियर। यह टेबल का सबसे बड़ा पावर है। मीन्स हम इसको साइड बाय साइड क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। सेव टाइम एंड स्पेस। अगर आप पूरा एक पैराग्राफ लिखोगे ना, तो पूरा पेज भर जाएगा, लेकिन वही डेटा एक छोटी सी टेबल में फिट हो जाएगा। तो टेबल जो है वो डेटा का सूटकेस बन जाता है, छोटी जगह में ज़्यादा सामान। इसके बाद आता है हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब ये अगला कमाल क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तुरंत हाईलाइट कर सकते हैं। टेबल में हम देख सकते हैं कि बड़ा डेटा कौन सा, छोटा डेटा कौन सा है। तो ये ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू हाईलाइट, ईजी टू फाइंड हो जाता है। उसके बाद आता है फाउंडेशन फॉर फर्दर एनालिसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यह टेबल एनालिसिस का फाउंडेशन बन जाता है। ग्राफ बनाना हो, एवरेज कैलकुलेट करना हो, या फिर कुछ
ट्रेंड निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, ये पॉसिबल करता है विद द हेल्प ऑफ टेबुलेशन। गॉट इट? चलिए अब हम सारे ऑब्जेक्टिव को टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है सिंप्लिसिटी। डेटा लुक्स क्लीन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब टेबल बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डेटा एकदम साफ सुथरा और ईजी दिखाई देता है। ठीक है, एग्जाम्पल बोलता है स्टूडेंट्स मार्क्स शोन इन अ टेबल। जैसे अगर टीचर आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स एक एक करके बोल दे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन वही अगर एक टेबल में लिख दे तो बस एक झटके में सारा कॉन्सेप्ट यानी सब चीज़ क्लियर दिखाई देगा। अगला ऑब्जेक्टिव बोलता है ईजी कंपैरिजन, मीन्स कंपेयर टू और मोर आइटम्स साइड बाय साइड। टेबल का दूसरा मैजिक है कंपैरिजन। आप एक साथ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो। एग्जाम्पल बोलता है राइस वर्सेस वीट का प्रोडक्शन, कंपैरिजन कर सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है शेप्स स्पेस एंड टाइम। लार्ज डेटा सोन इन स्मॉल स्पेस। अगर सेम डेटा पैराग्राफ में लिखोगे तो 3 से 4 पेजेस भर जाएंगे, लेकिन वही एक छोटी सी टेबल में सारा ऑब्जर्वेशन यानी सारा डेटा आ जाएगा। एग्जाम्पल ट्रेन टाइम टेबल इन योर 1 पेज, पूरा शेड्यूल आ जाता है बस। अगला ऑब्जेक्टिव बोलता है हाईलाइट्स फैक्ट्स। टोटल एवरेजेस परसेंटेज सोन क्लियरली। टेबल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट कर देता है, टोटल एवरेज परसेंटेज सब एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, एग्जाम्पल बोलता है कंपनीज ईयरली प्रॉफिट शोन इन अ टेबल। जैसे एनुअल रिपोर्ट में कंपनी का प्रॉफिट का टेबल देख लो, क्या बोलेगा, इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ का प्रॉफिट ज़्यादा है, किसका सेल सबसे ज़्यादा है। हम क्या कर सकते हैं, टेबल से देख के बता सकते हैं। अगला बोलता है बेसिस फॉर एनालिसिस यूज्ड फॉर ग्राफ एवरेजेस डीप स्टडी। टेबल एनालिसिस का फाउंडेशन होता है। अगर आप ग्राफ बनाएंगे, एवरेज निकालेंगे या फिर परफॉर्मेंस का स्टडी करना होगा तो सब का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, टेबल से होगा। एग्जाम्पल क्रिकेट का स्कोर कार्ड देखे हो, उसमें क्या रहता है, प्लेयर का परफॉर्मेंस रहता है। तो ये एक टेबल में आप उसके पूरे परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हो, ओवरव्यू कर सकते हो। तो बिना टेबल के एनालिसिस करना मतलब बिना मैप के ट्रैवल करना है। बच्चों टेबुलेशन से हम क्या समझे, यह सिंपल, कंपेरेबल, समय की बचत करने वाला, डेटा को हाईलाइट करने के लिए और फर्दर एनालिसिस में यूजफुल है। गॉट इट? पार्ट्स ऑफ अ गुड टेबल। जैसे घर में अलग अलग कमरे होते हैं बच्चों, वैसे ही टेबल के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और अगर ये सारे पार्ट्स सही होंगे तो टेबल दिखने में अट्रैक्टिव और समझने में ईजी हो जाता है। अब पहली चीज़ देखते हैं टेबल नंबर। जैसे तुम्हारा रोल नंबर मिलता है क्लास में, वैसे ही टेबल को भी एक नंबर दिया जाता है। यहाँ पे हमने दिया है टेबल को नंबर 1, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि किस टेबल की बात चल रही है। फिर आती है टाइटल। यहाँ लिखा है फेवरेट फ्रूट ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे तुम्हारे एसे का टाइटल होता है जो बताता है कि अंदर क्या लिखा होगा, वैसे ही टेबल का टाइटल तुरंत बता देता है कि इस टेबल में क्या डेटा है, मतलब स्टूडेंट का फेवरेट फ्रूट का सर्वे किया गया है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं रो हेडिंग्स। रो हेडिंग मतलब लेफ्ट साइड वाली लिस्ट। यहाँ है मैंगो, एप्पल, बनाना। मतलब रो बताता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी किस डेटा को देख रहे हैं। फिर आता है कॉलम हेडिंग्स। ये ऊपर वाली लाइन होती है जो बताती है कि नीचे वाले नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब हर फ्रूट के सामने जो नंबर्स लिखे हैं वो स्टूडेंट्स की गिनती है। अब आता है मेन पार्ट बॉडी। बॉडी मतलब असली डेटा। जैसे हमारे ह्यूमंस में हार्ट और ब्रेन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही टेबल की बॉडी होती है, वो है नंबर्स। यहाँ लिखा है 4, 4, 2 और टोटल है 10। समझ गए? नहीं, कोई बात नहीं। जैसे है 4 स्टूडेंट्स को मैंगो पसंद है, 4 स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है, 2 स्टूडेंट्स को बनाना पसंद है, और इन सब का टोटल मिला के कितने स्टूडेंट्स बने हैं, 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो टेबुलेशन इज इक्वल टू मेकिंग योर डेटा सिट इन रो एंड कॉलम लाइक स्टूडेंट्स इन अ क्लास। सोचो अगर क्लास में बच्चे को इधर उधर बैठा दिया जाए तो टीचर को दिखेगा ही नहीं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, पर अगर सबको रो में कॉलम में बैठा दे तो काउंटिंग और समझना दोनों इजी हो जाएगा। वैसे ही टेबल में जब डेटा अरेंज करते हैं ना रो और कॉलम में, तो उससे क्या होता है, सब कुछ क्लियर दिख जाता है। बस बच्चों इतना याद रखो कि टेबल एक क्लासरूम की तरह है और डेटा स्टूडेंट की तरह है। जब सबको सही जगह बैठना हो तो समझना ईजी, देखना ईजी और प्रेजेंट करना भी ईजी हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ टेबुलेशन। मतलब टेबल बनाने के कितने स्टाइल होते हैं, चलिए देखते हैं।
बच्चों यहाँ पे टोटल 3 टाइप्स देखने को मिल रहे हैं और आगे के स्लाइड में इन तीनों टाइप्स का डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन है। फिलहाल हम जानते हैं ये होते क्या है। पहला सिंपल टैबुलेशन, यानी एक ही चीज़ दिखानी है टेबल में। द सेकेंड वन इज़ डबल टैबुलेशन, यहाँ एक नहीं 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन, इसमें 2 नहीं 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब एकदम डिटेल में ब्रेकडाउन। ओके, फर्स्ट वन इज सिंपल टैबुलेशन। नाम ही बता रहा है सिंपल मतलब एकदम ईजी। देखो डेफिनेशन में लिखा है व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक ही फैक्टर को पकड़ना है और उसके बेसिस पे डेटा को अरेंज करना है। बस एक चीज़ देखनी है और उसके रो और कॉलम में उसको लिख देना है। सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं, स्टूडेंट्स लाइकिंग डिफरेंट फ्रूट्स। यहाँ सिर्फ एक ही बात देख रहे हैं, कौन सा फ्रूट कितने स्टूडेंट को पसंद है। ना गर्ल्स ना बॉयज़ का फ़र्क है, ना एज है, ना कुछ और, सिर्फ एक चीज़ है फेवरेट फ्रूट। अब ये टेबल देखो क्या बोलते हैं, एप्पल पसंद करने वाले कितने हैं 25, मैंगो 30, बनाना 20, ऑरेंज 15, ग्रेप्स 10। देखा, बस एक ही फैक्टर है फ्रूट, उसके सामने नंबर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के और टेबल बन गया। नीचे बिल्कुल सही लाइन लिखी है, वी कंसीडर ओनली वन फैक्टर विच इज़ फेवरेट फ्रूट, मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के फ्रूट प्रेफरेंसेस को काउंट किया गया है और इसी को कहते हैं सिंपल टैबुलेशन। गॉट इट। अब बात होगी डबल टैबुलेशन की। डेफिनेशन बोलता है व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब डेटा को सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 एंगल से अरेंज करना। या एग्जाम्पल दिया गया है, बोलता है स्टूडेंट्स फेवरेट फ्रूट अकॉर्डिंग टू बॉय एंड गर्ल्स, मतलब अब टेबल में फ्रूट भी दिख रहा है, जेंडर भी दिख रहा है, यानी एक साथ 2 चीज़ों का एनालिसिस होगा। टेबल क्या बोलता है, एप्पल को पसंद करने वाले 12 बॉयज़ हैं और 13 गर्ल्स हैं, टोटल 25 हैं। मैंगो के केस में 18 बॉयज़ 12 गर्ल्स, टोटल 30। बनाना में 10 बॉयज़ 10 गर्ल्स, टोटल 20। ऑरेंज के केस में 5 बॉयज़ 10 गर्ल्स, टोटल 15। ग्रेप्स में 4 बॉयज़ 6 गर्ल, टोटल 10। ठीक है, नीचे देखोगे टोटल बॉयज़ 49 है, टोटल गर्ल्स कितने हैं 51 और ग्रैंड टोटल है 100 स्टूडेंट। सो हियर 2 फैक्टर आर कंसीडर्स, द फर्स्ट वन इज़ फ्रूट एंड सेकेंड वन इज़ जेंडर, मतलब यहाँ हम डेटा को एक नहीं 2 चीज़ों के बेसिस पर अरेंज किए, में कौन सा फ्रूट पसंद है और उसे पसंद करने वाले बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, और इसी को हम बोलेंगे डबल टैबुलेशन। समझ में आया। द लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन। डेफिनेशन बोलता है व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जब डेटा को 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, यानी 3 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स को एक ही टेबल में ऐड करेंगे, तो दैट इज़ कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स फेवरेट फ्रूट बाय बॉय एंड गर्ल्स फर्दर डिवाइड इनटू एज ग्रुप। यहाँ पे 3 फैक्टर को कंसिडर किया गया है, फ्रूट, जेंडर और एज ग्रुप, मतलब एप्पल पसंद करने वाले सिर्फ बॉय और गर्ल्स नहीं है बल्कि उनके एज के हिसाब से भी उनको डिवाइड किया गया है। ये इस तरह से है, समझ लो कि माइक्रोस्कोप से आप डेटा देख रहे हो, सब कुछ डिटेल में एकदम क्लियर, समझे। तो याद रखो 1 फैक्टर इज इक्वल टू सिंपल टैबुलेशन, 2 फैक्टर्स इज इक्वल टू डबल टैबुलेशन, 3 प्लस फैक्टर्स इज नोन एज कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन। और हमेशा कॉम्प्लेक्स टैबुलेशन क्या करता है, ज़्यादा डिटेल्ड एंड क्लैरिटी देता है, समझे। सो बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब करते हैं थोड़ा सा स्मार्ट रिवीजन। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पर्पस यानी थ्योरी एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें क्वेश्चंस पूछ रहा है व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा, व्हाट इज़ सेकेंडरी डेटा, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ टैबुलेशंस। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपने नोटबुक में इसका आंसर करेंगे। अगर इसका शॉर्ट आंसर आप कमेंट में भी कर सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।